19 अक्टूबर 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लखनऊ से बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत की जाती है और उसके अगले ही दिन बीएसएनएल मोबाइल सेवा की शुरुआत जोधपुर में भी की जाती है, जहां अनुपम श्रीवास्तव बीएसएनएल के जनरल मैनेजर के पद पर थे। बीएसएनएल सिम लॉन्च होने के करीब 1.5 साल के अंदर ही बीएसएनएल के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाता है। कुछ लोग कहने लगे कि बीएसएनएल सिम को बंद कर देना चाहिए। Good morning. Wake up call from BSNL. भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल और मैं अक्सर ये बातें करते हैं। अनुपम श्रीवास्तव बताते हैं, जब हमें बीएसएनएल की सिम कार्ड मिलती थी तब हमें पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा देने के लिए बताना पड़ता था। वो दिन थे जब बीएसएनएल सिम लेने के लिए 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी। ये ऐसा वक्त था जब निजी ऑपरेटरों ने बीएसएनएल के लॉन्च होने के महीनों पहले मोबाइल सेवाएं शुरू कर दी थी, लेकिन बीएसएनएल सेवाएं इतनी पॉपुलर हुई कि बीएसएनएल के सेल-1 ब्रांड की मांग जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। बीएसएनएल के अधिकारी बताते हैं, लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद ही बीएसएनएल देश के नंबर 1 मोबाइल सेवा बन गई। इसमें सरकार की 100% हिस्सेदारी थी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ड्यूटी से बीएसएनएल का जन्म 2000 में हुआ। बीएसएनएल का डोर ड्यूटी के हाथों में है, जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय का एक हिस्सा है। एमटीएल मुंबई और दिल्ली में ऑपरेट करती थी, जबकि बाकी देश में बीएसएनएल की मौजूदगी है। बीएसएनएल की स्थापना के बाद बीएसएनएल के अधिकारी जल्द से जल्द मोबाइल सेवाएं शुरू करना चाहते थे, ताकि वो निजी ऑपरेटरों को चुनौती दे सकें। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक उन्हें सरकारी सहमति नहीं मिल पा रही थी। विमल वकुल उस समय बीएसएनएल के वरिष्ठ पद पर थे। वो बताते हैं, हम काफी निराश थे, हम एक रणनीति पर काम करना चाहते थे। वो कहते हैं, बीएसएनएल के बोर्ड ने पास मोशन करके सेवाओं को शुरू करने का फैसला किया। उस समय डॉक्टर डीपीएस सेठ बीएसएनएल के पहले प्रमुख थे। वो सरकार के साथ अपने रिश्तों पर बहुत बात नहीं करना चाहते थे। शुरुआत में फैसले लेने की जो आजादी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। विमल वकुल बताते हैं, जब बीएसएनएल सेवाओं की शुरुआत हुई उस वक्त निजी ऑपरेटर 16 रुपए प्रति मिनट कॉल के अलावा 8 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग के भी पैसे चार्ज करते थे। उसके बाद इनकमिंग को फ्री कर दिया गया और आउटगोइंग कॉल्स की कीमत 1.5 रुपए तक बढ़ गई। इसकी वजह से निजी ऑपरेटर हिल गए। बीएसएनएल के कर्मचारी 2002 और 2005 के वक्त को सुनहरा दौर बताते हैं। 2002 और 2005 तक हर कोई बीएसएनएल का सिम चाहता था और कंपनी के पास 35,000 रुपए तक कैश रिजर्व था। जान पहचान वाले बीएसएनएल सिम के लिए मिन्नतें करते थे। बीएसएनएल के कर्मचारी 2006 और 2012 के वक्त को आज भी बीएसएनएल की स्थिति से जोड़ते हैं। यह ऐसा वक्त था जब मोबाइल सेगमेंट में जबरदस्त उछाल था, लेकिन बीएसएनएल लाल फीता शाही में फंसी हुई थी और मार्केट में अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए बीएसएनएल के लिए जरूरी था जल्द से अपने फैसले ले। निजी कंपनियां ऐसे जहां तुरंत फैसले लेती थी, सरकारी कंपनी होने के कारण जहां बीएसएनएल के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरा होने में पूरे 6 महीने लग जाते थे। एक फार्मर सीनियर ने नाम न लेने की शर्त पर बताया कि वो बीएसएनएल के एक्सटेंशन का 6th स्टेप था। उस वक्त भारत में करीब 22 करोड़ मोबाइल कनेक्शन में बीएसएनएल का मार्केट 22% ही था। कंपनी ने 93 मिलियन लाइंस बढ़ाने के लिए टेंडर निकाला, लेकिन किसी न किसी वजह से उनमें महीनों तक का समय लग जाता था। कभी भ्रष्टाचार के आरोप से देरी होती तो कभी किसी और कारण से। अब नतीजा ये हुआ कि 2006 और 2012 के बीच बीएसएनएल में जो इजाफा हुआ, कंपनी के मार्केट शेयर में गिरावट आई, जबकि निजी ऑपरेटर्स आगे निकल गए और लोगों ने नेटवर्क कनेक्शन और अन्य समस्याओं के कारण बीएसएनएल को छोड़ दिया और निजी कंपनियों को अपनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान बीएसएनएल केपी अभिमन्यु अहमदाबाद गए और उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। अभिमन्यु बताते हैं, डॉक्टर ने पहले मुझसे कहा कि आप मेरी मदद करिए, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। और डॉक्टर ने कहा, मेरे पास बीएसएनएल मोबाइल है, मेरे को कॉल सुनने के लिए सड़क पर जाना पड़ता है और चिल्लाकर बात करनी पड़ती है। सबसे पहले आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। टेलीकॉम सेक्टर मामलों के जानकार प्रोफेसर सूर्य महादेवन के मुताबिक स्थिति इतनी बिगड़ी कि मंत्रालय के कुछ लोग चाहते थे कि बीएसएनएल के मार्केट शेयर गिरे ताकि निजी ऑपरेटरों को फायदा पहुंचे। संचार मंत्री दयानिधि मरन कहते हैं कि मेरे वक्त बीएसएनएल फल फूल रही थी। बीएसएनएल बोर्ड के पास कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार था। वो बीएसएनएल का सबसे बेहतरीन समय था और उसका विस्तार भी हो रहा था। और दयानिधि मरन ने कहा, मेरे वक्त एक भी टेंडर कैंसिल नहीं हुआ और किसी के पास ये साबित करने के लिए एक भी कागज है क्या। और उन्होंने कहा, मेरे वक्त एक निजी ऑपरेटर बीएसएनएल को टेक ओवर करना चाहता था तो हमने उस पर जुर्माना लगाया। और दयानिधि मरन ने कहा, मेरे वक्त बीएसएनएल एग्रेसिव थी और प्राइवेट ऑपरेटर भाग रहे थे। साल 2010 में 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई,
जिसमें सरकारी कंपनी होने के कारण BSNL ने हिस्सा नहीं लिया। BSNL को पूरे देश के लिए स्पेक्ट्रम तो मिले, लेकिन जिस दाम में निजी कंपनियों ने नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदे थे उनमें BSNL से कहा गया कि वो भी दाम दे। साथ ही BSNL को BWA के लिए भी भारी रकम देनी पड़ी। इसका असर MTNL और BSNL की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। एक फॉर्मर सीनियर अधिकारी के मुताबिक BSNL ने इस नीलामी में 17,000 से 18,000 करोड़ रुपए तक खर्च किए, जिसकी वजह से BSNL का पूरा खजाना खाली हो गया, जबकि MTNL को कर्ज लेना पड़ा, जिसे चुकाने के लिए 100 CR पर मंथ देना पड़ता था। इस अधिकारियों के मुताबिक साल 2014-2017 में BSNL के लिए थोड़ी उम्मीद का दौर था, जब BSNL ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कमाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से BSNL के मुनाफे का जिक्र किया। BSNL के ईस्ट प्रमुख अनुपम श्रीवास्तव के मुताबिक ईयर्स 2014 में और 15 में BSNL की ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 करोड़ रुपीस, 2015-2016 में 2000 करोड़ रुपए और साल 2016 और 17 में 2500 करोड़ रुपए था। साथ ही 15 अगस्त 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले से BSNL की सफलता की उल्लेख कर रहे थे तो वो BSNL के बेहतर दिनों के आगमन का संकेत था। उधर BSNL के अधिकारी बिमल वकलू ऑपरेटिंग मुनाफे की बात करना किसी मजाक की तरह है। बाजार में रिलायंस जियो का आना एक गेम चेंजर था, जिससे बाजार की सभी टेलीकॉम कंपनियों पर असर पड़ा। जहां BSNL का एक वर्ग अपनी हालात के लिए जियो को जिम्मेदारी ठहराता है, एक दूसरे कैटेगरी इससे सहमत नहीं है। अभिमन्यु BSNL की आर्थिक स्थिति के लिए जियो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी और पॉलिसी मेकर्स पर कंपनी के कथित प्रभाव को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसके कारण टाटा सर्विसेज, रिलायंस इन्फोकॉम और टेलीनॉर जैसी मध्यम और छोटी टेलीकॉम कंपनियां बंद हो गईं। ईस्ट BSNL के अधिकारी बिमल वकलू के मुताबिक BSNL और MTNL को जियो से कोई चुनौती नहीं मिली। जब जियो ने अपनी सेवाएं शुरू की तो उनकी पहले से हालात खराब थी। कई लोग जियो को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। BSNL के अधिकारी के मुताबिक जियो ने अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए बड़ी रकम लगाई तो किसी ने दूसरी कंपनियों को इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करने के लिए रोका। यहाँ पर समझने वाली बात है कि दुनिया 5G स्पेक्ट्रम की ओर बढ़ रही है और BSNL के पास 4G स्पेक्ट्रम भी नहीं था। अधिकारियों के मुताबिक जब साल 2016 में 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई तो फिर से उस समय BSNL को बाहर रखा गया। एक अधिकारी के मुताबिक BSNL के मैनेजमेंट ने सरकार का ध्यान खींचने के लिए 17 पत्र लिखे, लेकिन कोई चीजें नहीं बदली। फाइल दफ्तर में घूमती रही, फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी? फाइल दफ्तर में घूमती रही, फाइल आगे क्यों नहीं बढ़ी? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सरकार नहीं चाहती थी कि BSNL किसी निजी ऑपरेटर्स के साथ मुकाबला करे। अब एक सोच है कि BSNL को सीधा 5G के बारे में सोचना चाहिए। BSNL के पहले प्रमुख डॉक्टर DPS सेठ से लेकर आज के अधिकारी मानते हैं BSNL को सरकारी मदद की जरूरत है। BSNL अधिकारी के मुताबिक BSNL के देश में अलग अलग जगहों पर जमीनें हैं, जिसकी बाजार में कीमत 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और 20,000 करोड़ रुपए के टावर्स हैं और 64,000 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, जिसकी लंबाई करीब 8 लाख किलोमीटर है और जरूरत पड़ने पर इससे पैसा बनाया जा सकता है। अनुपम श्रीवास्तव कहते हैं भारत जैसे देश में एक पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर की जरूरत है। उधर प्रोफेसर सूर्य महादेवन BSNL के निजीकरण के पक्ष में हैं। वो कहते हैं BSNL को आप जितना लंबा चलाएंगे उतना घाटा होगा। BSNL में कोई जवाबदेही नहीं है, ना किसी को अच्छे काम के लिए इनाम मिलता है, ना ही बुरे काम के लिए सजा। बहुत सी हमारी सरकारी संस्थाएं हैं वो तभी काम करती हैं जब उन्हें बचाकर रखा जाए और प्रतियोगिता से बाहर रखा जाए और उनके सामने कोई भी चुनौती ना हो। दयानिधि मरन कहते हैं कि वो निजीकरण के पक्ष में नहीं है, लेकिन BSNL को ऐसा माहौल देना चाहिए ताकि वो निजी कंपनियों के साथ मुकाबला कर सके। उधर BSNL के एक फॉर्मर सीनियर अधिकारी ने कहा कि कंपनी को बचाने के लिए सर्वाइवल प्लान पर सरकार काम कर रही है और इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, अगर आप ओयो की रियल स्टोरी जानना चाहते हो तो इस वाले वीडियो को देखिए। और दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।